नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बगैर किसी परेशानी के मुझे बता दीजिए, आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि यहां पर होने वाली जो चीजें हैं वो एकदम अलग ही लेवल की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर क्लास को बहुत ताबड़तोड़ और धुआंधार तरीके से देखना होगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि माहौल पूरा जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। बागी बलिया से आपको नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं कीप स्माइलिंग नाम के वत्स। इसके अलावा जितने भी छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, राम राम मास्टर सर, राम राम जी। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। हर हर शंभू सर, हर हर शंभू। स्टार्ट करें, चलिए सर। जिंद वालों की तरफ से भी नमस्ते। नमस्ते विकास भाई, जिंद उथम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हरियाणा से हैं, उसके बावजूद भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। डेडिकेशन हो तो ऐसी हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजों को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। ये आपकी क्लास है जिसके अंदर हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 पॉलिटी का देखने को मिल रहा है और सीरीज का नाम है विजयी भवा सीरीज। आपको यहां पर देखने को मिल रही है। बगैर परेशानी के देखिए इस चीज को। अब आज मैं बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट करने की बात मैं कर रहा था। पहले मैं आपको बता दूं विजयी भव सीरीज के कॉन्सेप्ट क्या है। सर, विजयी भव है सीरीज का नाम और विजयी भव सीरीज के अंदर मैं बता चुका हूं 30 डेज की सीरीज आपकी ये है और आज है डे 3। आज है डे 3, तीसरा दिन है आज। और विजयी भव सीरीज के अंतर्गत हम चीजों को किस हिसाब से खींच रहे हैं? सर, विजयी भव सीरीज के अंदर हम चीजों को कुछ इस हिसाब से खींच रहे हैं कि आपके लिए कंप्लीटनेस के साथ, आपके लिए कंप्लीटनेस के साथ चीजों को हम यहां पर कर रहे हैं। और चीजों को कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि पॉलिटी आपकी कितने समय में हो जाएगी? पॉलिटी 10 डेज में होगी। इसके अलावा हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री कितने दिनों में होगी? सर 10 डेज में होगी। फिर ज्योग्राफी होगी कितने दिन में? 5। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स होगी कितने दिन में? 5। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है और कंप्लीटली ये सब यूट्यूब पर ही होगा। आगे बढ़े, आगे देखें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ स्टैटिक भी आपकी कवर होगी। स्टैटिक के अलावा यूपी जीके के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है लल्ला, और ये बहुत जल्दी वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मूल विधि को लेकर आज अनाउंसमेंट है। मूल विधि को लेकर आज अनाउंसमेंट है और थियरी क्लासेस को लेकर भी आज अनाउंसमेंट है। और थियरी भी डिजिटल फॉर्मेट में होने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। आज की क्लास को फटाफट से लाइक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहां पर आज पॉलिटी के डे 3 है, डे 3 है। और आज की क्लास का जो टॉपिक है, आय हाय क्या टॉपिक है आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। टुडेज टॉपिक हमारा क्या है? सर, टुडेज टॉपिक हमारा यह है कि हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बाद हम बात करें, मतलब ये मान लीजिए संविधान का पार्ट 5, संविधान का पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 और पार्ट 8 की आज हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका ज्यादा पोर्शन बचेगा नहीं, चीजें एकदम कवर हो जाएंगी। फटाफट बताइए, तैयार हैं? चलो, इसके अलावा अगर मैं आपके सामने चीजों में क्लैरिटी लेकर आऊं तो ये आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, जो आपकी प्लेलिस्ट है। और ये प्लेलिस्ट है यूपीएसआई की कंप्लीट जीके जीएस, और इसमें पहली, दूसरी और ये तीसरे नंबर की वीडियो देखने को मिल रही है। स्टार्ट करें? तैयार हैं आप? लाइक कर दीजिए। ठीक है, जालौन जिले से प्रणाम। प्रणाम भाई। ठीक है, स्टार्ट करें। राधे राधे बोल दो। राधे राधे। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गोरखपुर और प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, आजमगढ़ से राम राम। आजमगढ़ से राम राम, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अनाउंसमेंट मैं आपको दिखा दूं। एक अनाउंसमेंट है कि थियरी की क्लासेस आपकी कैसे होंगी। कुछ इस लेवल का कंटेंट आपका बन रहा है, देख रहे हो। मैं इसको एक्सक्लूसिव कंटेंट रखा हूं। भारत के राष्ट्रपति की जो स्लाइड है, देख के दीवाने हो जाओगे। हो सकता है कुछ तो आपा खो बैठे, अपनी महिला मित्र को भूलकर इन स्लाइडों को याद कर लें, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से मैं इसको ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, पता लग रही है कि तुम्हारे चक्करों, मेरे चक्करों में तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है, इस चक्कर में मैं दिखा नहीं रहा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में, 4 लाख रुपए सैलरी वगैरह, ये सब कुछ है थियरी में आपका होगा। और इस लेवल पर होगा कि संसद में आवाज पर मत नहीं होगी, ये तक होगा। संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये सब चीजें आगे थियरी में आने वाली है। वन शॉट थियरी आएगी और वो तब आएगी जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाएंगे। थियरी क्लासेस वो जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, छेड़ो मत, इसे बहुत बड़े लेवल की आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। आर पार की क्लास है। लेकिन आज जैसा कि हम रेगुलर चल रहे हैं, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ये लीजिए आज की क्लास का पहला सवाल। सवालों को करेंगे, फिर थियरी भी आपके लिए हम ही कराएंगे। पूरे यूट्यूब पर यूपीएसआई के इस बार इतना बोलबाला होगा कि बच्चे पेपर से निकलने के बाद ये नहीं कहेंगे पेपर अच्छा हुआ है, बच्चे निकलने के बाद कहेंगे विजयी भव से पेपर अच्छा हुआ है। लीजिए, आज तुम्हें मैं ज्यादा गोरा तो नहीं लग रहा, मेरा ध्यान रखा जा रहा है।
आगे हम बात करते हैं। यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार के मतों की व्यवस्था है? भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, पहले मुझे ये बताइए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें निर्वाचन पद्धति जो है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए। दूसरा पॉइंट मेरे सामने ये भी क्लियर कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जब चल रहा है इसमें मतों की व्यवस्था तो है ही, तो भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन या प्रक्रिया किस देश से ली गई है? प्रक्रिया टेकन फ्रॉम विच कंट्री? प्रक्रिया टेकन फ्रॉम कहां से है वो भी मुझे बताइए। सर टेकन फ्रॉम आयरलैंड है, आयरलैंड से इसको लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से ये लिया गया है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट वोटिंग होती है, नहीं सर डायरेक्ट वोटिंग तो नहीं होती, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम चलता है, परफेक्ट है। आर्टिकल 54 में इसका बताया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा है, प्लस इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है 55 में, जो प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। इसके अंदर आपको प्रेफरेंस होता है, हर एक व्यक्ति को राष्ट्रपति को वोट डालनी होती है, उसका एक प्रकार होता है। करेक्ट आंसर है ये, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा है द्वितीय मत प्रणाली, कुछ नहीं होता। बहुमत प्रणाली प्लोरिटी वोटिंग भी नहीं होती है। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, दिल्ली और पुदुचेरी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होती है, ये कब हुआ? दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हुई। पुदुचेरी की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल हुई? विधानसभा राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कब शामिल होती है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कब शामिल हुई? निर्वाचन मंडल में कब शामिल हुई? मंडल में शामिल कब होती है वो मुझे थोड़ा सा बताइए। इसके अलावा कौन कौन शामिल होता है? सर इसके अलावा, सर आपको एक बहुत जोर की बात बताऊं, मैं बता दूं सर, इसके अलावा आपको सांसद देखने को मिलते हैं, लेकिन केवल वही सांसद जो निर्वाचित हैं, जिनके लिए इलेक्शन हुआ है। मैं अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल नहीं होते। और सर इसके अलावा जो विधायक होते हैं ना, वो भी शामिल होते हैं प्रत्येक राज्य से। ईच स्टेट के विधायक भी इसमें शामिल होते हैं, ईच स्टेट विधायक शामिल होते हैं, लेकिन वही जो इलेक्टेड है, मतलब एक जो व्यक्ति है वो शामिल नहीं होगा। इसके बारे में बताऊं तो ये 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में शामिल हुए थे। जो बच्चा बता पाया था वो तगड़ा था, नहीं बता पाया था तो बेकार है जी। ये लीजिए अगला सवाल पूछा है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम वैधता अवधि क्या है? इसके बारे में मुझे बताएं। ये यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 का सवाल है। मैं हर वो प्रकार का सवाल कराऊंगा जो पेपर में आपकी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि क्लास को लाइक करते चलिए चाचा। आगे हम बात कर रहे हैं, फटाफट बताओ, ठीक है। चलिए बिना परेशानी के अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके अंतर्गत आप देखोगे तो चीजें आपको पता लगेंगी कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 सप्ताह और 6 माह आपको देखने को मिल जाती है। 6 वीक एंड 6 मंथ देखने को मिलती है। अगर मैं पूछूं ये जो राष्ट्रपति की ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, यह आपसे पूछा जाए यह किस एक्ट या देश से लिया गया, ये किस एक्ट या देश से लिया गया है, तो आप सीधे तौर पर बताएंगे किस एक्ट या किस देश से लिया गया है। सर दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट, 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। अब संसद की पुनः सत्र से 6 सप्ताह, रिलीज रिसेम्बलेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हो सकता है, बट इसमें बेटर है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी सर थोड़ा भोजपुरी में भी बोले, रउआ भोजपुरी बोलत रहे, तुम्हारा सुनत वा क्षमता रही वा कि नहीं, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। देखो अब तुम कह रहे हो बोलिए, अब उसमें अगर वो ठीक एक्सेंट नहीं आता वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। दाऊ साल इस साल 300 के पार होने वाले हैं, जी हाँ, अब की बार 300 पार होके रहेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, मोदी जी भले ही अब की बार 400 पार नहीं कर पाए, लेकिन हम मोदी जी नहीं है क्योंकि हमें पूरा समर्थन है, ठीक है। अब फटाफट इसके बारे में मुझे बताएं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अटॉर्नी जनरल। बाबू 74 में क्या देखने को मिलता है? 74 के बारे में आप मुझे बताइए। इसके अंदर बताया जाता है कि एक मंत्री परिषद होगा, और ये जो मंत्री परिषद होगा इसके साथ साथ एक पीएम भी होगा, जो किसकी सलाह पर काम करेंगे? सर ये सलाह लेंगे किससे? सलाह लेंगे राष्ट्रपति से, उसी के अकॉर्डिंग पूरी केंद्र की कार्यकारी को समझाएंगे। 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल, 88 के अंदर इसकी स्पेशल पावर है। अटॉर्नी जनरल की स्पेशल पावर है कि वो किसी भी समय किसी भी सदन में जा सकता है, किसी भी समय ना केवल किसी सदन में जा सकता है बल्कि सदन में जाने के साथ साथ वो चीजों को आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी कोर्ट में भी जा सकता है। आर्टिकल 148 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 148 क्या है? सर ये सीएजी के लिए होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
वर्तमान में संजय मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगे ऑडिटर जनरल के तौर पर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, सवाल आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये आर्टिकल बताने वाले बच्चे को उचित इनाम दिया जाएगा जो इसका आर्टिकल मुझे बता देगा कि ये देखो, ओम बिरला साहब को देख रहे हो, चिल्ला रहे हैं किसी बात पर, मुझे लगता है आप ही के ऊपर चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते इनकी बातों का। ओम बिरला जी आपको देखने को मिल रहा है, फटाफट इनके बारे में आप बताएंगे जिससे कि कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बिना परेशानी के इनके बारे में आप मुझे बताओ ताकि आपको कोई परेशानी ही ना रहे, ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विदाउट डिले, बताइए फटाफट से, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है सर। सर एक बार लालू यादव की मिमिक्री कर दो। अच्छा, लालू यादव की मिमिक्री कर दो। उनका लड़का पता है इस बार विधानसभा चुनाव जीत गया, ये नहीं पता क्या तुम्हें? पता लग रहा है वो मुझसे बिहार में जाते ही मुझे उठवा ले, गलत बात नहीं है ये, करेक्ट है। लोकसभा के स्पीकर को सबमिट करता रेजिग्नेशन, तो बताइए क्या राष्ट्रपति को? नहीं, उपसभापति को, लोकसभा सदस्यों को, प्रधानमंत्री को, किसको ये देता है? देखो इसके अंदर दिक्कत ये कर रखी है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है, टू द डेप्यूटी स्पीकर, ये करेक्ट है, लेकिन इस वाले पर्सन को हम उपसभापति नहीं लिख सकते, सीधा इसमें याद रखना, इसको उपाध्यक्ष लिख सकते हैं, उप स्पीकर लिख सकते हैं, उपसभापति नहीं लिख सकते। आर्टिकल होगा 94, करेक्ट आंसर यही है। 93 में इनका पद है, 94 में इनके बारे में बताया गया है। बहुत बेहतरीन बच्चे हैं आप तो। संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय दस्तावेज का उल्लेख है, इसके बारे में मुझे बताइए। सिलेक्शन जो आपका आर्टिकल 112 है, इसमें क्या चीज बताई जाती है? आर्टिकल 112 में यूनियन बजट बनाया जाता है। ब्रिटेन में पहली बार यूनियन बजट कब पेश किया गया था? ब्रिटेन में यूनियन बजट पहली बार कब आया था? ब्रिटेन में यूनियन बजट पहली बार कब आया? ब्रिटेन में यूनियन बजट आया था, यूनियन बजट आया था, किसके द्वारा शुरू किया गया? किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले ब्रिटेन ने शुरू किया था। तो मैं पूछ ये रहा हूं कि जब ये शुरू हुआ था ना भाई साहब, ये किस वर्ष में शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? भारत में बजट पहली बार कब आया? भारत में पहली बार बजट कब आया? पहली बार बजट कब आया? सर भारत में पहली बार बजट आता है 1860 में, रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। कौन है? रॉबर्ट वॉलपॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, वॉलपॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन में यूनियन बजट पहली बार आया था 1833 के अंदर आपको देखने को मिला है, ठीक है, 1833 में आपको पहली बार देखने को मिला है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कौन लेके आया था ये भी बता दीजिए। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अक्षमातिक फंड कॉन्टीजेंसी निधि आर्टिकल 267 में आपको देखने को मिल जाएगा, 267 में देखने को मिलेगा। लोक लेखा 266 का पहला क्लॉज, कंसोलिडेटेड फंड 266, ये सब चीजें आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। बजट को सबसे पहले किसको पेश किया जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की इच्छा से ही उसको संसद में लाया जाता है, ये भी इसमें क्रम है। आगे बढ़िए। भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अंडर विच आर्टिकल कैग इज अपॉइंटेड? ये भी सवाल है यूपीएससी 2021 का। सर कैग के बारे में आपसे पूछा है, नियुक्ति किसके तहत होती है? सर कैग से रिलेटेड आर्टिकल है आपके 4, में चारों की धज्जियां उड़ा देता हूं। 148 से 151, आदमी बढ़िया हूं इसलिए ऐसे बता देता हूं। 148 के अंदर बताया जाता है कैग का पद होगा, 149 में उसके कर्तव्य, ठीक है, 150 के अंदर बताया जाता है, 150 के अंदर बताया जाता है कि जो कैग होगा वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में एक लेखा, एक ऑडिट तैयार करके रखेगा। और इसके बाद 151 में बताया जाता है कि वो अपनी रिपोर्ट को गवर्नर को, राष्ट्रपति को, दोनों को सौंपेगा। 148 करेक्ट आंसर है। 280 में फाइनेंशियल कमीशन देखने को मिलेगी, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 217 में हाई कोर्ट जज का रिमूवल। हाई कोर्ट का जो जज होगा इसको रिमूव करने की प्रक्रिया क्या होगी? हाई कोर्ट का जो जज होगा इसको अपॉइंट करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में उल्लेखीकरण थोड़ा किया जाता है। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए सर इंग्लैंड में 1760 में बजट का क्या हुआ था? नहीं नहीं, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में 1833 में पहली बार बजट आया था बच्चे, ठीक है, बहुत बार बता रखा है मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? थोड़ा सा बताइए इसके बाद। एक बच्चा पूछ रहा है, अरे दाऊ साहब मीटअप कहां करोगे रिजल्ट के बाद? मुझे ही आपके ऑफिस में आना पड़ेगा वर्दी पहन के या सिविल ड्रेस में? देखिए अगर मेरे मन की पूछोगे तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये पूरा हो जाए उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी फेमस जगह आपको देखने को मिलती है, राम मंदिर। मैं चाहता हूं कि अयोध्या में आपका मीटअप हो जाए। अगर आप सभी सेलेक्ट होकर आते हैं तो दर्शन भी हो जाएंगे और राम जी से भी दर्शन हो जाएंगे, मुझसे भी हो जाएंगे,
तो आपको भी बढ़िया लगेगा एक साथ दोनों के दर्शन करके। आय हाय ठीक है, बढ़िया यार, आप सिलेक्शन करो। ठीक है, आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है। 217 में मैं बता चुका हूं हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट होता है। 356 में प्रेसिडेंट रूल है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इनके बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण का प्रावधान है? ये यूपीपी कांस्टेबल मेंस 2014 का है। सर जी इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, दो प्रकार का अभिभाषण हो सकता है। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है और एक विशेष अभिभाषण हो सकता है। राष्ट्रपति संसद में जाके बोल सकता है कि ये देखिए इस प्रकार की बातें संसद में नहीं चलेंगी। संसद के अंदर राष्ट्रपति का एक जलवा रहेगा, एक ऑरा मेंटेन रहेगी। राष्ट्रपति की ऑरा का कटोरा करने वालों को बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है जो अभी फिलहाल में अयोध्या से लाइव ले रहा है, वो वर्किंग में है, कांस्टेबल है वर्तमान में। बहुत बहुत आभार आपका, आप अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाइए। अगर आपकी ड्यूटी चल रही है ना तो क्लास को बाद में देखना चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 85। 85 के अंदर ही राष्ट्रपति का अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण होता तो विशेष अभिभाषण पहली बात तो किन कंडीशंस में हो सकता है, राष्ट्रपति का स्पेशल जो अभिभाषण है कब हो सकता है? सर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे पहला सेशन है, पहला सेशन आपका है संसद का तो हो सकता है, या फिर इमरजेंसी के केस में ये स्पेशल हो सकता है, इमरजेंसी के केस में हो सकता है, ज्वाइंट सेशन के केस में हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में सॉरी 86 के अंदर हो सकता है। थोड़ा मैंने एक मिस्टेक कर दी है, थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी है मैंने कि जो विशेष होता है वो 87 में है, जो विशेष होता है वो 87 में है और जो नॉर्मल होता है वो 86 में होता है। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल अभिभाषण, ये 86 में होता है। पॉइंट ये है राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अब यहां पर 85 ऑप्शन में नहीं है तो मुझे 87 के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 85 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 86 ऑप्शन में था नहीं तो मुझे 87 के साथ जाना पड़ा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शायद मैंने तेजी में बोल दिया और आप समझ नहीं पाए। आई एम रिपीटिंग। देखो सवाल में पूछा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको कहां उल्लेखित है, तो यह आर्टिकल 86 में है। अगर यह विशेष प्रकार से पूछता तो यह 87 में होता। ऑप्शन में 86 नहीं है, इसलिए मैं 87 में चला गया हूं। ठीक है, याद रखना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक बच्चे का एक सवाल है कि सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा आप किसी के साथ चले। किसी क्या होता है? सब कुछ है जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए, आर्टिकल 111 के अंदर आपको देखने को मिलता है वीटो। ठीक है, आर्टिकल 111 में आपको देखने को मिलता है वीटो। वीटो तीन प्रकार की होती है। सस्पेंशन वीटो होती है, मतलब तीन प्रकार की वीटो आपकी बताई गई है। पहली है आत्यंतिक वीटो, आत्यंतिक वीटो आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी आपको देखने को मिलती है निलंबनकारी, निलंबनकारी आपको देखने को मिल जाती है। और तीसरी आपको देखने को मिलती है जेबी वीटो, तीसरी आपको जेबी वीटो आपको देखने को मिल जाती है। ये तीनों प्रकार की वीटो आपको देखने को मिली है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा से कराना पड़ता था, तो वहां पर यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए क्लास के अंदर आप जानते ही हैं कि काफी बड़े बड़े लोग क्लास में आते हैं। तो आज अनुपम सैनी जी क्लास में आए हैं, जिनका कहना है कि ना मैंने होमगार्ड का फॉर्म भरा, ना कांस्टेबल का, दरोगा का फॉर्म भरा है, और वो भी इसलिए क्योंकि जिस महिला ने मुझे धोखा दिया है उसको दिखाना है। यही उन्होंने लिखा है। चलिए बात करते हैं, यूपी पुलिस री कांस्टेबल का एग्जाम में किस प्रणाली से होता है? सर इसके लिए जो मेथड आपको देखने को मिलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट देखने को मिलती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सर इसके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। मेजरली बच्चों को लग रहा होता है कि सर इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। नहीं, सिर्फ ट्रांसफरेबल नहीं कह सकते आप, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर शो करोगे वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, डायरेक्ट इलेक्शन ये होता है हमारे जो है सांसदों के लिए और विधायकों के लिए। विधायकों के लिए इस प्रकार के आपकी चीजें देखने को मिल जाती हैं, विधायकों के लिए। ठीक है, और वो भी केवल लोकसभा और केवल विधानसभा के लिए। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? धन विधेयक की परिभाषा पूछिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट 17/2/2024 पहला,
लेकिन ये पेपर भी कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलिए फटाफट इसके बारे में भी आंसर करें और आंसर करके बताएं। सर करेक्ट आंसर की बात करूं, अनुच्छेद 109 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या धन विधेयक के प्रावधान है। धन विधेयक प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। धन विधेयक के जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। धन विधेयक की परिभाषा 110 में देखने को मिल जाएगी। ठीक बात है। 117 में आपको क्या देखने को मिलते हैं सर, इसमें वित्तीय विधेयक आपको देखने को मिल जाते हैं। वित्तीय विधेयक आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिनको फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बाबू थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 53rd नंबर के, वो कौन है? 53rd कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश? रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 वर्ष है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मुझे एक कॉमन सा सवाल आप बता दो। मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, देखो सवाल ये है बच्चा कि मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट का जो जज होगा, हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज, हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज की अगर मैं बात करता हूं, रिटायरमेंट एज की अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है 62 वर्ष, 62 ईयर्स आपको देखने को मिल जाती है रिटायरमेंट एज। बट यह किस संविधान संशोधन में हुई थी? इसके लिए आपको एक संविधान संशोधन देखने को मिलता है, वो कौन सा था बताइए? संशोधन आपको देखने को मिलता है वो कौन सा था? और वर्तमान में मैंने आपसे पूछा तो जस्टिस सूर्यकांत आपको देखने को मिल जाते हैं, जो 53rd है, नाम है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत आपको देखने को मिलते हैं। तो सूर्य भाई आज की डेट में आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपको देखने को मिल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। 65 वर्ष है। संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 15वां हुआ था, जो 1963 में हुआ था। 1963 में 15वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? यूपीएसआई 2021 का है। अनुच्छेद 143 किस चीज से रिलेट करता है? सर हमारे राष्ट्रपति के पास विशेष प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसके पास एक जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर किस प्रकार से काम करती है? सर जो जुडिशियल पावर हमारे राष्ट्रपति के पास होती है उसके अंदर एक पावर होती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श क्षेत्र अधिकार। अगर राष्ट्रपति किसी मामले में फंस जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। क्या ये बाइंडिंग है? मतलब क्या ये मजबूरी है? तो मजबूरी है। हाँ, तो ये मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा याद रखना। वित्त आयोग आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 280 में, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है, आर्टिकल 315 में आपको देखने को मिलता है। और साथ में अगर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात आती है, प्रेसिडेंट की पार्डिंग पावर आती है, तो 72 में होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 5 प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे लघुकरण है, तो ये सब चीज जो बच्चा मुझे बताएगा 5 प्रकार, जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देखता है ना वो बताएगा, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा जरूर बताएगा 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अनुच्छेद 81 के तहत आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 मुझे बताना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 मुझे बताना है कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार के लिए मैं क्लास जरूर दूंगा। ठीक है, याद रखना। आरू भाई कुछ और बता ले, ये वाला डायलॉग पुराना हो गया। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, मुझे बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैक्सिमम नंबर पूछे जा रहे हैं यहां पर। करेक्ट आंसर लोगों को लगता है 550 होगा, बट 552 करेक्ट है बच्चे। मैक्सिमम के केस में हमेशा 552 ही रहेगा। मैक्सिमम के केस में 552 के साथ ही आपको जाना चाहिए, मतलब मेरा निजी विचार ये कहता है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 82 जिसमें लिखा हुआ है कि भैया जनगणना, ठीक है, जनगणना के बाद ये चेंज होता है, लेकिन लिखा है प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों में परिवर्तन लिखा हुआ है, सीटों में परिवर्तन लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों में परिवर्तन होगा। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। बट एक और चीज आपको यहां समझनी होगी कि भाई इसके अंदर ही 84वां संशोधन, ठीक है, 84वां संशोधन जो आपका हुआ है, जो कि सर जी 2001 में हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 2026 तक सीट्स 552 स्थायी रहेंगी, बढ़ नहीं सकती। तो हम इसके साथ जाएंगे, 552 के साथ हम चले जाएंगे, दैट विल बी बेटर। अगला सवाल ये रहा,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, कमाल की बात बताऊं, ये स्लाइड हमारी खुद की डेवलप्ड है। ये हमारी सेल्फ मेड स्लाइड्स हैं, जो आपको जब मैं थियरी क्लास लूंगा ना, थियरी क्लास लूंगा वो भी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, तो वो यूट्यूब पे आपके पढ़ाऊंगा, और उसको पढ़ने के बाद आगे आने वाली 3-4 साल तक कोई भी वैकेंसी अगर आएगी तो उसके लिए वो पॉलिटी पर्याप्त होगी। अब हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष आपको देखने को मिल जाता है, तो 6 इयर्स के बारे में याद रखना, 6 वर्ष कार्यकाल देखने को मिलता है राज्यसभा के सदस्यों का। क्लियर है मैटर? माइटर एकदम क्लियर वा, बहुतन बढ़िया। अभिषेक यादव जी, इसमें आप समझना कि ये तो 6 वर्ष ही रहेगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष रहेगा, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर हो जाएंगे। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, मतलब समझे ना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 124A अब निरस्त है, यह किससे संबंधित है बताइए। 124A किस चीज से संबंधित था जो अभी वर्तमान में काम नहीं करता? अनुच्छेद ही पूछा है ना, गधे ने यह सेक्शन डाल दिया है। हमारी जो गेंदा भैया है वो भावनाओं में बह जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या करा, उन्होंने सेडिशन लॉज डाल दिए। सेडिशन लॉज जो आपको देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली किस चीज से देखने को मिलते हैं? सेडिशन लॉज आपके किस चीज से देखने को मिलते हैं? सर ये देशद्रोह है, देशद्रोह आपको देखने को मिलता है जो बीएनएस से रिलेट करता है। इसके बारे में बताइए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्पेशल लीव पिटीशन, सर एनजैक आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, एनजैक। उन्नाव से प्रणाम प्रणाम करत रहे, हिमाचल शुक्ला उन्नाव से हैं, अद्भुत। करेक्ट हम बात करते हैं यहां पर, किसकी आप बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो चलो चलो, ज्यादातर बच्चे बी बता रहे हैं, आधे ए बता रहे हैं। देखो नंबर ऑफ हाई कोर्ट का, नंबर ऑफ हाई कोर्ट 124 में डिपेंड नहीं करता, इसमें एनजैक आपको देखने को मिलता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल के बारे में चर्चा की गई थी, 99वां संविधान संशोधन इसके माध्यम से हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यह आपको देखने को मिलता है 99वां संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से हुआ था, बट ये निरस्त कर दिया गया। निरस्त कब किया था? अक्टूबर 2015 में इसको रिपील कर दिया था। इसके अंदर सदस्य कितने होते थे? 6 सदस्य इसमें काम करते थे, 3 सदस्य कार्यकारी के, 3 जुडिशरी के होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में बताइए। सर ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल में कौन से में है? आर्टिकल 108 में है, बट इसको कॉलिंग की क्षमता, इनवाइट कौन कर सकता है? इनवाइट करने की क्षमता किसके पास है? सर संसद के संयुक्त अधिवेशन को इनवाइट करने की पावर किसके पास है? इनवाइट करने की, आहूत करने की शक्ति किसके पास है? सर आहूत करने की जो शक्ति है वास्तविकता में वो किसके पास आपको देखने को मिलेगी? सर आहूत अगर कोई कर सकता है तो सीधे तौर पर याद रखना, इनवाइट या आहूत करने की क्षमता केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। ठीक है, देख रहे हैं आप, लेवल 2024 तक के सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के यहां पे कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए खींचे मीटर। अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति किसके द्वारा स्वीकृति आवश्यक है? अगर आप भारत की संचित निधि से पैसा निकालना चाहते हैं तो यह परमिशन भैया किससे लेनी पड़ती है? ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो संसद की मंजूरी आवश्यक है। अगर यहीं पर कंसोलिडेटेड फंड की जगह कॉन्टीजेंसी फंड होता, कॉन्टीजेंसी फंड अगर आपको यहां देखने को मिल जाता जो आर्टिकल 267 में है, तो परमिशन राष्ट्रपति की चाहिए थी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लिमिट कितनी है, किसकी कंटीजेंसी यानी आपातकालीन निधि की लिमिट कितनी है? आपातकालीन निधि की जो लिमिट है वो कितनी आपको देखने को मिल रही है? सर जी इसकी लिमिट आपको देखने को मिलती है 500 सीआर से लेकर 30,000 सीआर, 30,000 सीआर इसकी लिमिट आपको देखने को मिल रही है। संसद करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? महालल्लू सवाल है। दिस इज MLS क्वेश्चन, महालल्लू सवाल आपको देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 356 के बारे में आप मुझे बताइए, ये किससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ बगैर परेशानी के। ठीक है, चलिए सर 267 में तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए भैया, यही तो लिखा है 267 के अंदर, आर्टिकल 267 नहीं लिखा, 267 के अंदर
परमिशन किसकी चाहिए? प्रेसिडेंट की, लेकिन इसमें संसद की चाहिए। सर ये रिलेट किससे करेगा? सर ये राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्रेसिडेंट रूल से रिलेट करता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करूं 360 है, ये 352 है। अगर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, ये आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, ये 358 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, यह किस आर्टिकल से प्रेरित है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। फ्रॉम विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट डेराइव इट्स पावर एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कहां लिखा है? आर्टिकल 129 में ये चीज लिखी हुई है। आर्टिकल 129 में ऐसी चीज लिखी हुई है। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 129 में ये चीज लिखी हुई है। बट मेरे भाई एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये कहां लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए देखो, हाई कोर्ट इज ऑल्सो, हाई कोर्ट के बारे में भी अगर मैं बात करता हूं, हाई कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये भी एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल बताइए। दूसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब ये है नितिन चौधरी जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो भविष्य में वो किसी मामले का आधार बन सकता है, ये चीज होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर आप याद रखना, ये आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है। हाई कोर्ट भी हो सकता है। 32 में रिट आपको देखने को मिल जाती है और 136 में देखने को मिल जाता है एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार का विस्तार। 145 में आपको देखने को मिलती हैं कुछ अतिरिक्त शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह सवाल यूपी पुलिस की परीक्षा में नहीं आया, यह सवाल पैट की परीक्षा में आ चुका है, यह सवाल सीजीएल की परीक्षा में आ चुका है, यह सीडीएस की परीक्षा में आ चुका है स्टेटमेंट के तौर पर। तो अगर इसको यूपीएससी भी पूछ सकता है तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? बताओ। जो बच्चा मुझे यह बताएगा, जो बच्चा मुझे यह बताएगा कि भैया ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो उस बच्चे को भी मैं परम प्रतापी छात्र समझूंगा। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है बालको, खुश तो हो। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात बताऊं तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल मैंने आपको बता ही दिया किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। पैट सीजीएल सीडीएस जैसे पेपरों में आ चुका है। 75 के तीसरे क्लॉज में इसके बारे में चर्चा की गई है, याद रखेंगे। अगर हम विधानसभा के स्तर पर जाएंगे तो आर्टिकल कौन सा है? 162 का दूसरा क्लॉज है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड? एक राज्य के अंदर जो गवर्नर है वो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन माध्यम क्या होगा अपॉइंट होने का? अपॉइंट होने का माध्यम आपका क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं बिना परेशानी के। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, चलो सर मूल विधि में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं कराया, रिकॉर्डेड आ रहा है भाई साहब। कल बीएनएस की एक रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, जो सीजीएल में रिपीटेड सवाल है वो सारे के सारे एक ही वीडियो में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो बताओ 153, 54, 55, 56, सबके बारे में ही चर्चा कर लेता हूं। देखो 153 में देखने को मिलता है कि राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, 153 में है। 154 में है कि वह कार्यकारी प्रमुख होगा, क्या होगा? कार्यकारी स्तर पर वह प्रमुख होगा। एग्जीक्यूटिव हेड आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात यहां पे लिखी हुई है। 155 में उसकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। अगला है 156 होगा, 156 में हमारे जो गवर्नर होगा उसका कार्यकाल, टेन्योर ऑफ गवर्नर, टेन्योर ऑफ गवर्नर की बात की गई है। अच्छा मैं एक बात पूछूं, राज्यपाल की नियुक्ति ये किस देश से लिया गया प्रावधान है? किस देश से प्रावधान लिया है? अच्छा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, अनबायस्ड नियुक्ति होनी चाहिए। ये कहां पर लिखा हुआ है बेटा? राज्यपाल की नियुक्ति अनबायस्ड होनी चाहिए, ये आपकी सरकारी समिति के द्वारा कही जाने वाली एक सिफारिश थी। अब यहां पे चर्चा करूं कि भाई मैंने पूछा था टेन्योर ऑफ गवर्नर किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। एक जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है। साधारणतः कितना होता है? साधारणतः आपका यह आपको 5 वर्ष का देखने को मिलता है। बेटा 1935 में से राज्यपाल का पद लिया गया है, थोड़ा यूज करिए दिमाग को, बहुत बढ़िया। ठीक है, हर महादेव। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मुझे बताइए, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यूपी में विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं?
विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं और मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, बताइए। या यूपी हो या कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट इधर चलेगा, ठीक है। चलो तो फटाफट मुझे बताइए। अच्छा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लग रही है क्या आपको? ठीक है, एक बार मुझे बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है मेर में से भी थोड़ी लाइट निकल रही होती है, तो हो सकता है उस वजह से हो थोड़ी, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। देखो, मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 500, मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं 60। ये बात लिखी हुई कहां है सर? ये बात आर्टिकल 170 में लिखी हुई है। अगर मैं बात करता हूं यूपी में वर्तमान में कितने हैं, 403 है जो मैक्सिमम है। वर्तमान में कितने हैं, 403 है जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अच्छा, ये बातें पता है कहां पढ़ाई जाती है? ये सब की सब बातें यूपी जीके में पढ़ाई जाती है। कहां बाबू? यूपी जीके में। अब आप सोचोगे सर यूपी जीके कहां से पढ़े? अरे आपकी टेंशन यानी मेरी टेंशन मुझे दूर करनी पड़ती है भाई, आपकी टेंशन। यूपी जीके अगर आप सोच रहे हैं कहां से पढ़ेंगे, दिक्कत आपको है, एक प्लेलिस्ट आपकी यूपी जीके की भी क्रिएट कर दिया, कंप्लीट यूपी जीके। यहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको भी देख लेना, यूपी जीके भौकाल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत चीजें किस तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं। ये लीजिए अगला सवाल, इसका करेक्ट आंसर होगा 500। अगला सवाल ये रहा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? फटाफट बताइए। आपसे ये पूछा जा रहा है, बिना परेशानी के बताओ। सवाल बहुत तगड़ा है, ये आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है। फटाफट मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर अच्छा, इस बच्चे को मैं जानता हूं, एबी कंटेंट को। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे। कारण इसका ये है, अमरीश पुरी का फैन हूं, नायक पिक्चर मैंने देखी, मैं फैन हो गया। अब मैं आगे की बात नहीं बता सकता, आय हाय। ठीक है सर, आपका फेस ग्लो कर रहा है, ओफो। ठीक है यार, मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा, तुम्हारी चली जा रही है बहुत जल्दी जल्दी। अगर मैं बात बताऊं कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, आर्टिकल 171 में बताया गया कि वो जो है आपके 40% से मैक्स नहीं कर सकती, एक्सीड नहीं कर सकती, 40% को एक्सीड नहीं कर सकती। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। 33% क्यों कह रहे हो? 40% एक्सीड नहीं करेगी ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपने देख लिया, वो आपकी 40% को एक्सीड नहीं करेगी, नहीं 33 एग्जैक्टली जो होता है वो नंबर है 33 आपका, मतलब होता है 33.1/3%। हाँ, ये होता है एग्जैक्ट नंबर, यानी 1/3 भी इसको कह सकते हैं। 1/3 को एक्सीड नहीं करेगी, हाँ 1/3 को एक्सीड नहीं करेगी। मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अब 40 नहीं है, 33% ये मिनिमम मेंबर्स की बात कर रहा हूं। मिनिमम मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, मिनिमम मेंबर्स आपके 40 होते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं 1/3 ऑफ विधानसभा। विधानसभा के 1/3 आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज आपको क्या देखने को मिलती है? हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज क्या है? ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज आपको क्या देखने को मिलती है? बात पहले ही हो चुकी है, 62 वर्ष है। किस संविधान संशोधन में हुआ था? आज ही की क्लास में बताया हूं, मुझे बताइए, क्या यह 15वां संशोधन है, क्या यह 63वां संशोधन है, क्या यह 21वां संशोधन है, या फिर यह आपका 67वां संशोधन है? बताइए, बिना परेशानी के बताइए, सवाल का जवाब क्या है? आपने चाय के अंदर अदरक पड़ती देखी होगी, लेकिन आज आप चाय में सौंफ पड़ी हुई भी देख सकते हैं। सौंफ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं चलिए आगे हम बात करते हैं, बिना परेशानी के हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए चलिए हम बात करें तो बच्चों का कहना है कि सर ये 15वां संविधान संशोधन है जो हुआ 1963 में था। 15वां संविधान संशोधन है जो हुआ 1963 में था, और 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। इसके अंदर आपको एड ऑन देखने को मिल जाएगा। क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा? सिंधी भाषा का एड ऑन। सिंधी भाषा प्लस हुई थी एक 15वीं भाषा के तौर पर, 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी को ऐड किया गया था 1967 21वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए याद रखते हैं
बगैर किसी परेशानी के जिन बच्चों को लग रहा है ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, आपकी बात पे गौर देते हुए ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर लिया गया है। लीजिए बच्चों, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, बताइए। 163 की अगर मैं बात करता हूं, यह राज्य की कार्यकारिका का विस्तार है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका आपको देखने को मिल जाएगी। राज्य की कार्यपालिका आपको यहां देखने को मिल जाएगी। 165 में आपको देखने को मिलता है एडवोकेट जनरल। 167 में आपको देखने को मिलता है जो मेजर वर्किंग आप कह सकते हैं, या एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप देख सकते हैं, या फिर एक और फेमस काम है इसके अंदर सर, सीएम के कर्तव्य आपको देखने को मिल जाएंगे, कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल 217 हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। देखो, राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, जब चाहे तब भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल आपका कौन सा होगा, ठीक है। चलो एड्यू स्पार्क मेरे लाल, फटाफट इस सवाल का कर दो कमाल। फटाफट बताइए, बताए। चलो हम बात करते हैं, ठीक है। देखो अब सवाल पूछे जा रहा है यूपीएसआई 2021 शिफ्ट तीसरी का ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। सवाल जोरदार है। आर्टिकल 174 के तहत, जी हां, आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे कंडीशन क्या होती है, ये भंग क्यों करता है सर? एग्जैक्टली प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये करना पड़ता है, प्रत्येक 5वें वर्ष यह करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। 356 प्रेसिडेंट रूल है। 163 आपको देखने को मिलता है एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 200 के अंदर देखने को मिलता है किसी भी विधेयक को राज्य में अंतिम स्वीकृति, किसी विधेयक को राज्य में अंतिम स्वीकृति राज्यपाल देगा। अंतिम स्वीकृति राज्यपाल देगा। ठीक है, राज्यपाल अंतिम स्वीकृति देगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा 27 बार, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में बताएंगे। सर इसके लिए आर्टिकल कौन सा काम करता है? राज्य के अंतर्गत जो आपके टर्म्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स की, जैसे आपको देखने को मिलती है ना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि भैया जी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर जो होते हैं उनका आपको टेन्योर कैसा देखने को मिलता है? सर जी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेकंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। सेकंड ईयर आपके रिटायर हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर दिया गया है, ठीक है, खींच के रखो मीटर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्र अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट का पूछा है। सुप्रीम कोर्ट होता तो 32 होता। अच्छा 227 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? 227 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मुझे बता दीजिए। 136 में एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है। केवल 227 आर्टिकल इस बार पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था, और यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया है। यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया है, पीएससी 2023 में पूछा गया है और यहां पूछा गया है, ठीक है। चलिए सर आप वीडियो की तैयारी कराते हैं, वीडियो के लिए बैच आएगा हमारा बहुत जल्दी, ठीक है, वीडियो के लिए बहुत जल्दी बैच आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कौन है? ठीक है, ठीक है, फटाफट बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपको कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं आर्टिकल 227 के अंतर्गत। तो इसमें लिखा हुआ क्या? इसमें लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन प्रत्येक निचले कोर्ट पर लागू होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ हाईकोर्ट। सुप्रीमेसी ऑफ हाईकोर्ट इसको बोला जाता है, यानी एक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन राज्य के सभी न्यायालयों पर निर्भर करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल है
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अंडर विच आर्टिकल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के माध्यम से आपको देखने को मिलता है? सर कमाल की बात है, आर्टिकल है आपका 164 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, 164 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि एक राज्यपाल जो होगा बहुत कमाल का आदमी होगा, क्योंकि यही सीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, यानी कि नियुक्त करेगा। क्या कौन नियुक्त करेगा? सर जी नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा सीएम को, राज्यपाल नियुक्त करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद को। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है? डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स ऑफ गवर्नर आपके उल्लेखित है, और वो कहां पर है? विवेकाधीन, जो विवेक की शक्तियां हैं, जो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है, राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है, वो कहां पर है? इस तरीके के सवाल आपको कोई नहीं करा सकता। दीज आर प्रीमियम क्वेश्चन बाय मी, दीज आर प्रीमियम क्वेश्चन बाय मी, ये आपके प्रीमियम क्वेश्चन बाय मी है, प्रीमियम क्वेश्चन बाय मी आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रीमियम क्वेश्चन है। इसके बारे में मुझे बताइए, बगैर परेशानी के ये किस प्रकार की शक्ति है? फटाफट बताओ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फटाफट बताइए, अरे बात करने दीजिए। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं इसके अंतर्गत बात करता हूं प्रीमियम क्वेश्चन क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखो भाई, बात यह है 154 आपका होता है इसका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये कार्यकारी शक्ति है, ना कि डिस्क्रिमिनेटरी। एक कार्यकारी शक्ति आपको देखने को मिल जाती है, कार्यकारी शक्ति आपको देखने को मिलती है। दूसरी 163, सर ये भी कार्यकारी शक्ति है। 200, सर यह आपकी विधायी शक्ति है। और 356 आपकी डिस्क्रिमिनेटरी शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। कोई बच्चा सही कर पाया था इसको? ही सर हंस गए। हंस जाओगे ऐसे ही पेपर में अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे, रोज पढ़ा करो। इस डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है? क्योंकि राज्यपाल अपने दिमाग के हिसाब से सोचेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? वेयर कैन ए मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन स्टेट की बात की जा रही है। क्या कह रहा है? ठीक है, ओके, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में। कहा? सर केवल विधानसभा में इसको पेश किया जा सकता है, केवल और केवल विधानसभा में। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 198 में, ऐसा लिखा हुआ है 198 में, ऐसा लिखा हुआ है कि केवल केवल विधानसभा में इसको पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य धन विधेयक के प्रावधान होते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? बहुत तगड़ा सवाल हो गया ये तो, हाईकोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में। तो फटाफट बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता तो 124 का 4, ये सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल आपको देखने को मिल जाएगा, जज का रिमूवल आपको देखने को मिल जाएगा। 124 के 5 में सर किन आधारों पर जज का रिमूवल हो सकता है वो आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 218। ये बेहतरीन आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 218 देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 30 को दोबारा देखो, देख लिया। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख, बात खत्म हुई, दोबारा 356 कर दिया। आगे बढ़िए, लीजिए आगे हम देखते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, अच्छा 256, अबे 256 थोड़ी 356 ही तो है, वही तो डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रेसिडेंट रूल डिस्क्रिमिनेटरी पावर है भाई इसकी। बट डिस्क्रिमिनेटरी पावर ये है कि प्रेसिडेंट जो रूल है वो राज्यपाल के कहने पर ही लग सकता है, ये है डिस्क्रिमिनेटरी पावर उसकी। सो सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सर यूपी जीके वाली क्लास बंद क्यों कर दी है? क्योंकि तुम्हारे हंसते हुए इमोजी आ रहे हैं, अब तुम गए। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, राज्य की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट? एक राज्य के अंदर कस्टोडियन आपका कौन होगा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का काम करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिए काम करता है? फटाफट बताइए।
तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है उसका जो संरक्षक होता है वो एक राज्यपाल होता है, अपना ही राज्यपाल है, जोरदार आदमी है, ठीक है, अपना ही राज्यपाल है, बढ़िया आदमी है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है बताइए। 214 आपको 13 है, 213 आर्टिकल है, ये किससे रिलेट करता है फटाफट बताओ। बताइए, अरे बोलिए सर। देखो 213 रिलेट करता है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर से, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर से रिलेट करता है कि गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पावर डाल सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली आपको जो देखने को मिलता है ये कहां देखने को मिलता है, विधानसभा का विघटन आर्टिकल 174 में है, ठीक है। मनी बिल जो है आर्टिकल 109 में देखने को मिल जाएगा, 1010 में देखने को मिल जाएगा, यहां इसके प्रावधान है, यहां इसकी परिभाषा है। हाईकोर्ट आपको स्टैब्लिशमेंट 216 में देखने को मिल जाएगी कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होगी, ये 216 में बताया गया है, ठीक बात से, बहुत बढ़िया, ठीक से। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, बिना परेशानी के बताइए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपसे पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किसका, राज्य लोक सेवा। सर ये 315 में ही आपको देखने को मिल जाएगा, 315 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा अभी आपको मैं आपको बता देता हूं डिस्क्रिमिनेटरी पावर के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेटरी पावर के बारे में एक बार बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी पावर, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है कौन सी, विवेकीय शक्तियां, विवेकीय शक्ति आपको देखने को मिलती है, यानी यह आपके गवर्नर के विवेक पर निर्भर करती है, जहां गवर्नर को सोचने समझने की क्षमता होती है। सर विवेकीय कैसे काम कर सकती है, सर यह आपको आर्टिकल 163 के माध्यम से अगर आप जाते हैं, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं। दूसरा इसका मतलब यह होगा कि एक राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होती है जिसका जो प्रमुख होता है वो आपका सीएम होता है, और सीएम इनका मुखिया होता है, परंतु इनको जो काम करना होता है वो किसके अकॉर्डिंग करना होता है, राज्यपाल के अकॉर्डिंग, राज्यपाल की विवेक के अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा, अगर मैं प्रेफरेंस देता हूं तो 356 में क्या होता है कि राज्यपाल को अगर लगता है कि इस स्थान का रूल ठीक नहीं है तो वो अपने विवेक से सोच के कह सकता है और जाके बता सकता है राष्ट्रपति से कि भैया जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब यहां प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, तो उसकी पावर का उल्लेख ज्यादा बेटर माना जा सकता है। तो आप चाहें तो इसके साथ जाएं, चाहे इसके साथ जाएं, मैं प्रेफर करूंगा कि 356 कैन बी गुड आंसर, बट ऑप्शंस अवेलेबिलिटी के हिसाब से 163 पे जा सकते हैं, बट है तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। चलो 315 आपका यहां पर हो चुका है, 280 में फाइनेंस कमीशन है, 320 के अंदर आपकी वर्किंग एक्सपेंशन आपको यूपीएससी का देखने को मिलता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, ये यूपीएसआई में आ चुका सवाल है, थोड़ा सा इसको बताइए, यूपीएसआई 2021 में आया है, ठीक है। चलो यूपी जीके की क्लास बाबू दोबारा शुरू होगी, कल शुरू होगी वो यूपी जीके की क्लास, ठीक है। चलिए जाहिर सी बात है कि कोई मुख्यमंत्री चाहेगा उसके स्टेट में 356 लग जाए, राज्यपाल ही करवाएगा अपने विवेक से। क्या एक्सप्लेनेशन है, फैन हो गया मैं आपका। नंबर दीजिए, मैं आपको पेटीएम कर देता हूं, रिक्वेस्ट, ताकि आप उधर से पेमेंट कर लें, क्योंकि आप मुझसे ही पढ़े हैं बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है आगे हम बात करते हैं, करेक्ट, ठीक है। चलो त्यागपत्र की बात की जाती है, whom does the speaker of legislative assembly submit resignation, तो ये रेजिग्नेशन जो है ये किसको सौंपेगा, सर उपाध्यक्ष को सौंपता है, डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है। अगला सवाल ये रहा, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिदक्षण करता है, मतलब बहुत बढ़िया है, ये देखो 2017 में आ रखा है, हाई कोर्ट जो है इसकी सुप्रीमेसी आपकी रहने वाली है, हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी आपकी रहने वाली है बाकी कोर्ट्स के ऊपर, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। फटाफट इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी पूरी चर्चा के बारे में हम बताइएगा। चलो बात करते हैं बगैर परेशानी की बात करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, आर्टिकल जो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ये 227 ही आर्टिकल है, 227 ही आर्टिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, 227 ही आर्टिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लीजिए चलिए फटाफट से इसको नोट करिए।
227 आर्टिकल मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसके बारे में आप याद भी रखिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल ये रहा, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यूपीएससी बैच का ये सवाल है 2017 का, और आप मुझे इसके अंदर बताएंगे कि आर्टिकल कौन सा इसके लिए काम करता है। करेक्ट आंसर होगा कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद के लिए जो उल्लेखना है वो आर्टिकल 169 में है, जिसमें बताया जाता है कि संसद पर निर्भर करता है कि कहीं विधान परिषद रखनी है या नहीं रखनी है। ये 6 स्थानों पर है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र और तेलंगाना। ठीक है, अब 169 के अंदर यह बताया गया, इसकी संरचना की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी संरचना स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट 171 में बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं कि आर्टिकल कौन सा है सर, 100, ठीक है, किसकी बात की जा रही है? विधानसभा की बात की जा रही है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, 164 का 63 का, ठीक है, अपॉइंटमेंट है 63 का दूसरा क्लॉज, 163 का दूसरा क्लॉज है। ठीक है, याद रखिएगा 163 का दूसरा क्लॉज आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, राज्यपाल की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? राज्यपाल की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह अपने पद पर बने रह सकते हैं, जी बेहतर है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करने वाला आर्टिकल कौन सा है? विच आर्टिकल डिक्लेयर हाई कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन बता सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन बता सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, बताते हैं। देखिए, हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 215 में बताया गया है। 226 में हाई कोर्ट की रिट आपको देखने को मिल जाएंगी, 227 में हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी आपको देखने को मिल जाएगी, और 229 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट के एडिशनल डिसीजंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 शिफ्ट 1। यार सवालों का लेवल, मतलब मैं खुद खुश हूं इस बार के सवालों से, जो आपके लिए सवाल मैं करा रहा हूं, मैं खुद खुश हूं कि लेवल पूरा यहां सिस्टम हैंग करके रख रखा है। ठीक है, ये लेवल है इस बार सवालों का। ठीक बात, बहुत बढ़िया। ओके, क्लास के अंदर हिटमैन नाम के वत्स भी आ चुके हैं, इनके बारे में भी समझिएगा। सर, रिश्तेदारों को पता चल गया है कि जीत दाऊ की क्लास पढ़ता हूं, दरोगा बनने के लिए डर का माहौल है पूरे परिवार में। भाई इस सवाल का जवाब दे लो। मैंने आपसे पूछा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस में आता है? सर, ये आर्टिकल 239 के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की गई है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। सर, यह संविधान के भाग 8 में आपको देखने को मिलता है, भाग 8 में आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर बताया गया आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक के प्रावधान इसी के अंतर्गत आपके होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। 240, 41 और 42 ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। 40, 41 और 42 ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलती है, इन्हीं के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना क्या क्या है। सर, 240 में बताया जाता है कि किस प्रकार से एक यूनियन टेरिटरी का एक यूटी की विधायिका कैसे काम करती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और 242 में बताया गया कि एक यूटी की कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे काम कर सकती है, प्लस न्यायपालिका कैसे काम कर सकती है, ये यहां पर बताया गया है। तो इन दोनों के बारे में आप चर्चा करेंगे और आप दोनों के बारे में याद रखेंगे। ठीक बात। अगला सवाल, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बना सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, मतलब अंडर विच आर्टिकल अ प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर यूनियन टेरिटरी? अभी मैंने सवाल को बताया है, बुद्धिजीवी जो होंगे वो समझ जाएंगे पीछे वाले सवाल के एक्सप्लेनेशन की वजह से। ठीक है, चलिए। सर, सब सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करूं? विजयी भवा सीरीज से रिवीजन करिए। जो बच्चे करें फुल वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन की ही करा दो। बेटा, ये जो कंटेंट बना है ना, ये हलवे के लिए नहीं बनाया मैंने, ये बांटना नहीं है। ठीक है, पूर्ण वास्तुशिल्प भारत का राष्ट्रपति कैसे कैसे काम करता है पूरा बताया हुआ है। चैम्बर्स ऑफ प्रेसिडेंट कार्यकाल की अवधि कैसे काम कर सकता है, फाउंडेशन कैसे हो सकती है, इसका गेटवे क्या हो सकता है, लोकतंत्र के सार्वभौमिक अधिकार कैसे काम कर सकती है। ठीक है, अगर परेशानी होती है तो क्या हो सकता है। ये एक बिल्डिंग के बेसिस पर मैंने राष्ट्रपति को समझाया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में आया नहीं है। मत कर लाला, मत कर। आगे हम बात करते हैं। मैं तो यही करूंगा, ना करें जनाब, ना करें, आप बातों को ध्यान से सुनिए जनाब, जवाब दीजिए जवाब। ठीक है, इनके बारे में बताइए।
ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करते हैं यह 240 के अंदर, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि 240 में यूनियन टेरिटरी की विधायिका है, जहां रूल बनते हैं तो 240 के माध्यम से ही हो सकते हैं। करेक्ट आंसर 240 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 240 आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल ये रहा, किस संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय है? विच यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट? देखो आपकी यूनियन टेरिटरी कितनी? 8 है। सबके हाई कोर्ट बना देता हूं। देखो 8 यूटी हमें देखने को मिलते हैं, मैं सबके ही हाई कोर्ट बना देता हूं, एक तरफा हाई कोर्ट बनाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हाईकोर्ट आपको कहां देखने को मिलता है? सर पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट जो है, पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट ही चंडीगढ़ के लिए हाईकोर्ट के लेवल पे काम करता है। दूसरा है अंडमान और निकोबार, इसके लिए क्या काम करता है? सर इसके लिए जो आपका कोलकाता का हाईकोर्ट है वो इसके लिए काम करता है, कोलकाता का हाईकोर्ट। चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। इसके अलावा चंडीगढ़, अंडमान निकोबार के अलावा आप देखते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की अगर मैं बात करता हूं, लक्षद्वीप की बात करता हूं, इसके लिए कौन सा काम करता है? केरला। सर केरला आपका काम करता है। दमन दीव के लिए क्या काम करता है? दमन और दीव के लिए क्या काम करता है? सर दमन और दीव के लिए काम करता है जो आपका बॉम्बे हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट काम करता है। इसके अलावा सर आपको देखने को मिलता है क्या? पुदुचेरी, पुदुचेरी के लिए आपका क्या काम करता है? मद्रास हाईकोर्ट काम करता है, मद्रास हाईकोर्ट काम करता है। इसके अलावा सर अगर मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए कौन काम करता है? जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख काम कौन करता है? सर श्रीनगर हाईकोर्ट काम करता है, श्रीनगर हाईकोर्ट आपका काम करता है। और दिल्ली के लिए कौन काम करता है? दिल्ली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ही काम करता है। ठीक है, चलिए दिल्ली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ही काम करता है। सीधे तौर पर आप याद रखना, करेक्ट आंसर यही होगा। और हाईकोर्ट की स्थापना एक यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकती है, यह आर्टिकल 241 में लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के जो गवर्नर होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ठीक है, चलिए देखो अगर मैं बात करता हूं दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो अपॉइंटमेंट करता है दिल्ली के गवर्नर की राष्ट्रपति, क्योंकि सभी के प्रशासकों की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है, सीधे तौर पर याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। संविधान की संपूर्ण थ्योरी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अंडर विच आर्टिकल पुदुचेरी हैव अ विधानसभा? पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में चर्चा करिए और बताइए। ठीक है, चौवा, अरे भैया हम देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 30 हम देख चुके हैं, ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं 239 ए में आपको देखने को मिल जाता है पुदुचेरी के बारे में, 239 ए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, ये क्या कर रहे हैं सर? गुरुजी बर्फ के पानी में 101 बार डुबकी लगा के आपको प्रणाम। हाय हाय, आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 239 ए में इसके लिए विशेश प्रावधान है। दिल्ली के अंदर विधानसभा होगी, हालांकि ये शुरुआती तौर पर नहीं था, लेकिन 69th संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली के लिए आपकी विधानसभा रेडी की जाती है। 69 संविधान संशोधन 1991 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ये जो दर्जा है ये कब दिया गया था? फटाफट लेवल पर आप बताइए, फटाफट लेवल पर आप बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं, फटाफट बताइए कि जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था, इनके बारे में बताएं। सर यह 31 अक्टूबर 2019 को यह दर्जा दिया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को यह दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद ही जम्मू कश्मीर क्या बन जाता है? एक लेवल पे अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, इससे पहले एक राज्य हुआ करता था। इसके लिए स्पेशल आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो एक स्पेशल आर्टिकल की भांति कार्य किया करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल कैन हाई कोर्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज के लिए अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज? सर अभी बता के हटा हूं, आर्टिकल 241। बच्चा ये सवाल किसी पेपर में नहीं आए हुए, अब ये पेपर में आएंगे, आएंगे आपके पेपर में। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 241। ये हुई बातें, 214 में हाईकोर्ट की स्थापना,
231 के अंदर लिखा हुआ है नजदीकी, मतलब यूटी के नजदीकी राज्य का हाईकोर्ट, यूटी के नजदीकी राज्य का हाईकोर्ट, यूटी के नजदीकी राज्य का हाईकोर्ट यूटी के लिए कार्य कर सकता है, यूटी के लिए कार्य कर सकता है। सीधे तौर पर इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल है 239, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मीटर खींचो अनुपम भाई, खुल के खेलो। अगला सवाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को क्या कहा जाता है? गवर्नर, राज्यपाल, प्रशासक या उपराज्यपाल? सब प्रशासक या उपराज्यपाल, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर कहोगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं त्यागी जी, ये बताइए दिल्ली विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दिल्ली के अंदर मैक्सिमम सदस्यों की चर्चा की गई है, कितने हो सकते हैं? ठीक है, फटाफट बताएं, दिल्ली के अंदर अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बताइए, ताबड़तोड़ खींचिए मीटर, खींचो सर। दिल्ली के अंदर अधिकतम जो सदस्य हैं कितने हो सकते हैं? ठीक है, चलिए। अरे देवाशीन डट जा, सब अपने बालक हैं, क्या कर रहे हैं? करेक्ट आंसर भाई 70 हो सकते हैं, वर्तमान में 70 देखने को मिलते हैं। पौदुचेरी के अंदर 30 हो सकते हैं, यहां 70 हो सकते हैं। अगला सवाल ये रहा, किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? विच यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली? सर चंडीगढ़ में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी यहां तो अभी लेटेस्ट में बनी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 239 ए बी किस संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ए बी आपका रिलेट करता है पुदुचेरी से, जम्मू कश्मीर से। ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है, ए बी आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा कब मिलता है? लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा कब मिलता है? एग्जैक्टली क्या है इसमें है, इसको दर्जा तो पहले ही मिल चुका था, लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन इसके अंदर बदलाव किया गया है। तो बदलाव जो होता है, बदलाव जो हुआ है, इसका क्षेत्र बदलाव जो हुआ है, यह आपका कब होता है? 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर के साथ ही हुआ था, पुराना नहीं है। ठीक है, सवाल में थोड़ी सी गलती है। अगला सवाल है, किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों है? मतलब कौन सा ऐसा आपका टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, सभी चीजें हैं आपकी। फटाफट इनके बारे में बताएं। सर यह आपका पुदुचेरी, दिल्ली या आपका जम्मू कश्मीर है? पुदुचेरी ऑप्शन में, तो पुदुचेरी आंसर होगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगला सवाल 55वां, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय किसका होता है? इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हु हैव द फाइनल डिसीजन? फाइनल डिसीजन आपको किसका देखने को मिलता है? सर फाइनल डिसीजन हमें देखने को मिलता है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का। जो फाइनल डिसीजन होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिल जाता है, बिना परेशानी के, याद रखेंगे। देखिए अभी आजमगढ़ से हमें एक सुपर चैट रिसीव हुई थी कुछ समय पहले। आजमगढ़ से आनंद जी हैं, हमारे परम मित्रों में से एक है आनंद जी, लेकिन जिस समय वो सुपर चैट करे थे शायद हम देख नहीं पाए। तो आनंद जी आपके सुपर चैट का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, समोसे के पैसे आ चुके हैं, बस आपको आना बाकी है ताकि समोसे साथ में खा। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, बाकी चीजों की हम चर्चा करते हैं। हुज डिसीजन इज फाइनल? लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिसीजन को फाइनल यहां पे माना जाता है। अगला सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कौन निर्धारित कर सकता है? हु डिटरमाइन द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी? कौन डिसाइड कर सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि यह इसको डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के बारे में उल्लेख है? 241 में उल्लेख है, बता चुका हूं। दिल्ली विधानसभा कितने विषय पर कानून नहीं बना सकती? ऑन विच टॉपिक्स इट कैन नॉट मेक लॉज? बताइए भाई, सोच के आप हैप रह जाओगे। ठीक है, चलिए सोच के आप हैप रह जाओगे, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्लास को लाइक भी कर दो, ये क्या बात हुई? कमेंटों में लाइक भेज रहे हो, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर मैं बात बताऊं, सर पुलिस के ऊपर कानून नहीं बना सकती,
ना लोक व्यवस्था पे पर ना भूमि पर। हालांकि ये स्टेट के टॉपिक हैं, बट क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली एक यूटी है, और इसी कारण से ये पुलिस लोक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकती। इसलिए आप जब देखते हैं ना दिल्ली पुलिस, जब आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस जो है, ठीक है, नाम वैसे दिल की पुलिस है, वैसे मारते बहुत है अगर मैं आपको सच बताऊं तो। हालांकि दिल्ली पुलिस बढ़िया है, मुझे याद आ गया, दिल्ली पुलिस बढ़िया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बढ़िया पुलिस है भाई साहब, दिल्ली पुलिस मजेदार है, ठीक है, बढ़िया है। जाते ही कॉफी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आइए बैठिए चाय पीजिए, कॉफी मंगा ले, तो ये भी पूछना होता है उनका। वाह कॉमेडी नाम का एक बच्चा कह रहा है, मान जाओ सर, बेटा मान जाओ। अगर राज्य होता तो इन सभी के ऊपर राज्य बना रहा होता है। ये स्टेट लिस्ट आपको देखने को मिलती है। 3 प्रकार की सूचियां होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो हमें देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट होती है। एजुकेशन और हेल्थ कॉन्करेंट में है, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर स्टेट में है, इंडस्ट्री और कॉमर्स स्टेट में है, ठीक है। इस पर टॉपिक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की पुनर्स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है? दोबारा से पुनर्स्थापना हो सकती है, हालांकि ये हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहां देखने को मिल चुका है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शेड्यूल 7 में है, बिल्कुल जी। अगर हम बात करते हैं अंडर विच आर्टिकल रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर पॉसिबल, तो जो पॉसिबल था वो 239 ए के तहत पॉसिबल था, ठीक है, बट 370 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। हालांकि ये सवाल अब नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सवाल आएगा, अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, आपको सीधे तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा 370, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर आपके हिसाब से, क्योंकि लास्ट सवाल है, आप नहीं रुको, एक्सप्लेन नहीं, इसका आंसर आपको होमवर्क करना है। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन काफी हद तक किया है, लेकिन आप एक्सप्लेन करके जरूर बताइए, क्योंकि लास्ट सवाल है, आगे क्वेश्चंस नहीं है। अब मैं आपको 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी लेवल के अनाउंसमेंट है, जिनको सुन के आपको मजे आ जाए। 2 चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन यार उसके लिए मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। मैं कोई बैच नहीं ला रहा, ठीक है, मैं कोई बैच नहीं बेचना चाह रहा, आपके समर्थन की मुझे किसी और चीज के लिए जरूरत है, तो बात को समझना, कोई बैच नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, शिवम जाट जोरदार। देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। BNSS को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है। जो बच्चा सुनना चाहता है वो सुन लेगा, वरना क्लास आपकी एंड हो चुकी है, ठीक है। और जितने बालक हैं वो इसको यहाँ पे रोक के आराम से जा सकते हैं, बाकी बच्चे इसको सुन सकते हैं, BNSS की जिसको परेशानी। जी सरपंच साहब, हाँ भाई साहब बोलिए। देखो, BNSS का जो टॉपिक है, ये मैं सोच रहा हूं मैं यूट्यूब पर इसको भी करा दूं, यूट्यूब पर इसको भी करा दूं। बताइए, अगर आप रेडी हैं तो मैं इसके लिए भी रेडी हूं, ठीक है। फटाफट बताओ सर, हरियाणा वालों का बैच शुरू कर दो। हाँ भाई, हरियाणा के लिए स्पेशल बैच आ रहा है, और खुल के खेलेंगे भाई, उड़े कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बस थोड़ी देर और रुको, फिर देखेंगे भाई, हरियाणा में देखेंगे। हरियाणा तो गणेश सूत्रा लागे मने, हमने बेरा ही है सारा ने, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। यस, जितने बच्चे BNSS को चाहते हैं जरूर, तो भाई इसकी क्लास का जो टाइमिंग है, मैं क्लास का टाइमिंग इसका 10:30 बजे रख सकता हूं, 10:30 PM, ताकि 9 से 10:30 तक ही हो जाए। 10:30 बजे हम इसको लाइव लेंगे, लाइव। अगर आप है, थियोरी प्लस इसका दोनों ही चीज होंगी, थियोरी भी होगी प्लस प्रैक्टिस भी होगी, दोनों ही चीजें होंगी, प्रैक्टिस भी होंगी। लेकिन इसमें नोटिफिकेशन नहीं जा सकता, इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा सकता, तो आपको खुद लाइव आना पड़ेगा। बस इतना पॉइंट इसमें रखना कि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप YouTube पर खोल के देखेंगे, रेडी आपको मिलेगी। ये तभी हो सकता है, ठीक है, तभी हो सकता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जाना संभव नहीं है। क्योंकि शाम को 7 बजे आपकी क्लास रखने का विचार किया जा रहा है, शाम को 7 PM आपकी क्लास रखने का विचार किया जा रहा है। 7 PM आपकी क्लास हो जाए, और वो किस चीज की, यूपी जीके की आपकी क्लास 7 PM को हो जाए। अगर आप इसके लिए भी एग्री करते हो तो मैं तैयार हूं, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं थियरी का जो वन शॉट आपका आने वाला है, थियरी का जो वन शॉट आपका आने वाला है, वो पेपर से 1 सप्ताह पहले आएगा, जिसको मेरे द्वारा नाम दिया जाएगा विजयी भव सीरीज, जो आपकी चल रही है ना, इसी में विजयी भव जो है, जीत विजयी भव सीरीज आपको हम सोच रहे हैं उसको किया जाए, ठीक है। थियरी वन शॉट आपका आएगा, ठीक है, याद रखेंगे।
तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप भी अपना पूरा डेडिकेशन दिखाइए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता जरूर दीजिएगा कि हाँ जी ये करना है। करंट अफेयर की क्लास का बताओ। करंट अफेयर की क्लास 2 दिन में शुरू हो रही है, चैनल के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि मेरे वाला जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंगेज हो जाएगा। फिर मैं नहीं चाहता कि इस पे फालतू की चीजें हो, इस पे वही चीजें सटीक हो। खत्म हो रही हैं नादानियां मेरी, मैं अब समझदार बन रहा हूं। कुछ ना मिलने पर भी रोता था, अब सब कुछ खोकर मुस्कुरा रहा हूं। लगता है गहरी चोट लगी है इनको सिर में, लगता है नीचे गिर गए। नारियल के पेड़ के नीचे रहते हो क्या? ठीक है सर, यू लुक वेरी स्मार्ट लाइक योर माइंड। थैंक यू आयुष जी। याद रखेंगे। रेडी है तो दोनों के लिए तैयार है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना कि BNSS का जो आपका क्लास है वो अभी के अभी आप सभी को लाइक कर देना है। वो आपको यहां टेलीग्राम में देखने को मिल रहा है। टेलीग्राम में जब आप पहुंचेंगे इस क्लास की PDF के साथ वो आपको मिल जाएगा। भाई सेशन को पहले ही लाइक कर दिया करो ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक कर दोगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाओगे, अगर लाइक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन पहुंचने में दिक्कतें आएगी। ठीक बात है सर, लगातार लाइव जब तक आप चलोगे। अरे भैया आपने तो सिस्टम हैंग कर दिया। ठीक है चलिए, ठीक है याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर कोई समस्या नहीं, कल मिलते हैं। सर 150 काट लो ओवर एक्टिंग का, हो जाएगा सिलेक्शन। आगे हम बात करते हैं, ठीक है चलो। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। यूपीजीके की क्लास शाम को 7 PM आपकी होगी और यूट्यूब पर यही 10:30 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सुबह अब एक बात और सुन लेना भाई, अभी जाके इसको भी लाइक कर देना। सुबह जीडी वाली क्लास में तुम नहीं आते हो, कितने गलत आदमी हो यार तुम। सुबह जीडी वाली क्लास के लिए आर पार का पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जी के पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा तो सोचो। ठीक है चलिए, किसको देख के हंस रहे हैं भाई? जिसको देख के हंस रहे हैं वो सब कुछ है। आप यहाँ पे समझिएगा कि इसको लाइक अभी जाके कर लेना, फिर BNSS को लगातार कराएंगे बिना परेशानी के। और आप लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत गलत आदमी हो। 883 छोड़ दी, 1000 होनी चाहिए थी। ठीक है चलो, आज काफी बातें हो गई, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए